हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए किन पुस्तकों का और किस पाठ्य सामग्री का सोर्सेज का आपको यूज़ करना है, उसी श्रृंखला में आज तीसरी बात करेंगे। आज तीसरा पार्ट जो है, इससे पहले हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है, उसके लिए सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए, उस पर हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा कर ली। आज हम बात करेंगे कि आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए, इतिहास के लिए, कला एवं संस्कृति के जो टॉपिक आते हैं उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, प्राथमिक परीक्षा की तैयारी के लिए जो सबसे ज़्यादा जटिल चीज़ें हैं, जिनको पढ़ना सबसे ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स की लाइन में कहूँ तो दुखदाई है, वो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है। उसका रीज़न ये है कि बहुत बड़ा सिलेबस है और पता नहीं किस में से क्या पूछ ले, और इतनी सारी श्रृंखलाएं हैं घटनाओं की, इतने व्यक्तित्व हैं, इतने स्थान हैं, इतनी प्रक्रियाएं हैं, इतनी प्रोसेसेस हैं कि कोई भी आदमी स्टार्ट करेगा तो वो अटक जाएगा। मैं चूंकि हिस्ट्री ऑप्शनल का स्टूडेंट भी रह चुका हूं, तो मेरे साथ उतनी समस्या नहीं आई, लेकिन अगर मैं जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वाकई में आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। समझ में नहीं आता कहां से क्या पढ़ना होता है, घटनाएं कैसे चल रही है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। पहली बात कि इसके अंदर है क्या। सिलेबस बोलता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इट्स नेशनल मूवमेंट, भारत का इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि गागर में सागर है। एक लाइन लिख दी, उसमें सब कुछ पूछा जा सकता है। आप कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन ये नहीं कह सकते, ये कह के नहीं नकार सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारतवर्ष का इतिहास कहां से स्टार्ट होता है और उस पर कौन कौन सी किताबें उपलब्ध है। अब किताबों की अगर बात करें तो एक एक करके मैं पहले बताता हूँ ऐसी किताबें जो कि बहुत चर्चित रहती है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इन दिनों जो है, मैंने देखा है कि टेक्स्ट बुक के पीछे काफी पड़े हैं, और वो है तमिलनाडु बोर्ड की टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री की। पहले पुराना संस्करण था, नया संस्करण भी आ चुका है। वो थोड़ी सिलसिलेवार लिखी हुई है, लेकिन वो किताबें केवल इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है और वो बहुत ही सतही लिखी हुई है। उसमें जो एनसीईआरटी की किताबों में जो डेप्थ होती है वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जब आपको पढ़ना ही है, समय हमारे पास कभी था ही नहीं, समय हमारे पास में, हम जो है घंटों में अपनी तैयारी कर रहे हैं, दिनों में नहीं कर रहे हैं। तो कृपया जो है, मेरी सलाह उनके व्यक्तिगत रूप से है कि अगर आपको चीजें समझनी है तो आप कोई भी विकिपीडिया पे इंडिया की हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी डालोगे तो उसमें आ जाएगी सारी क्रोनोलॉजी। उसके लिए आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स पढ़ो, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। तो कृपया वो किताबें साइड में रख दीजिए। स्टार्ट करते हैं कि पूछा क्या जाता है। देखिए, हिस्ट्री में क्या पूछते हैं। हिस्ट्री में पूछते हैं कि मानव का जन्म हुआ, मानव जो है कैसे जो है बाकी सारे लिविंग बींग से निकलकर एक ऐसा प्राणी बन के उभरता है जो 25-26 लाख साल पहले पृथ्वी पर आया, और उसने इस छोटे से स्पैन में, जो पृथ्वी की कुल आयु का 1 सेकंड भी नहीं है, उसने एक ऐसी ऐसी सभ्यताओं की रचना की कि वो आज चंद्रमा और मंगल तक जाने की बातें करता है। तो ऐसा क्या क्या उसने किया। किसी भी समय में, किसी भी कालखंड में, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में ह्यूमन बीइंग की जो हिस्ट्री है उसके कई पार्ट्स होते हैं। कल्चरल एस्पेक्ट होते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होते हैं। तो हर तरह से जो है उसका जीवन चलता है। आज भी हम जीते हैं, हमारे जीवन के कई पक्ष हैं। वैसे ही हर कालखंड में मनुष्य के इतिहास में या मनुष्य ने जो काम किए भारत में, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो जोर आपको देना है वो कल्चरल एस्पेक्ट पे देना है, वो पॉलिटिकल बाकी इत्यादि पे नहीं देना। कल्चरल का मतलब धर्म, संस्कृति वगैरह, उसमें उसने क्या क्या किया। तो एक एक करके आते हैं उसमें। तो पहला जो टॉपिक है, अब हिस्ट्री कैसे बांटी हुई है, वही प्रचलित 3 तरीके हैं। एंशिएंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया आदि मानव से लेके और लगभग जो है पूर्व मध्य काल तक है, लगभग समझ लीजिए हर्षवर्धन के काल तक है। ठीक है। मध्यकालीन भारत जो है वो भारत में एक तरह से समझ लीजिए तुर्कों के आगमन से थोड़ा सा पहले पूर्व मध्यकाल से प्रारंभ होता है और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक माना जाता है, मोटे रूप में। कई इसके विभाजन है। तीसरा जो है वो अंग्रेजी काल है, यानी 1707 में मुगलों के, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगलों के पतन और अंग्रेजी राज्य के आविर्भाव से लेके और 1947 तक है। मॉडर्न इंडिया में 1947 से 1964 का पार्ट भी आता है, जब नए भारत का निर्माण हुआ था। तो ये तो है पूरा टॉपिक जो इसमें देखा जाता है। अब इसमें इंफेसिस किया है भारत का इतिहास तथा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन भारत के इतिहास के जितना ही वेटेज रखता है। अब अगली बात कि इसमें किताबें कौन कौन सी चलती है। बहुत सी किताबें आती है। एंशिएंट इंडिया में अगर आप बात करो, रोमिला थापर की बुक आती है अर्ली इंडिया, बहुत ही स्कॉलरली बुक लिखी हुई, बहुत बड़ी विद्वान है वो, लेकिन ये किताब हमें नहीं पढ़नी है। एक पूरे इतिहास का पूरा एक बहुत बड़ा पार्ट आता है, उसमें पूरी इंडिया की हिस्ट्री दे रखी है। वीके अग्निहोत्री की बुक है
जो कि पहले लवासना में कुछ जुड़े हुए थे, लवासना से जुड़े हुए थे, आईएएस ऑफिसर हैं। बहुत मोटी किताब है, करीबन 1200 पेज की। इतने फैक्ट्स उसमें दे रखे हैं कि आप उसको एक साल में भी असेमिलेट नहीं कर पाओगे। उन किताबों में हाथ मत डालिए। एनसीईआरटी की किताबें, जैसा कि मैं हमेशा बताता रहा हूं, इस बार आपको एनसीईआरटी की किताबों में डायरेक्ट हाथ नहीं डालना है, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी की किताबें अभी चल रही हैं, ये थीम्स ऑफ हिस्ट्री पर बेस बना के रखी गई है। हमारा इतिहास, हमारा अतीत, आवर पास्ट के नाम से तो है प्राइमरी, अपर प्राइमरी में, और उसके बाद में थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से है, वो पैचेज में उठाई हुई है। तो तैयारी करने वालों के लिए किताबें, मैं आपको चैप्टर बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर आपको इसमें पढ़ने हैं। एनसीईआरटी पढ़नी जरूर, उसमें क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, लेकिन उसको पहले नहीं पढ़ना है आपको। पहले इसलिए नहीं पढ़ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पॉइंट कहां से उन्होंने उठा लिया। तो ये किताबें एनसीईआरटी की 6ठी से लेकर 12वीं तक की किताबों की कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा। वो आपको तब पढ़ने हैं जब पहले आपको एकदम क्लियर हो जाए कि हिस्ट्री में दरअसल हुआ क्या क्या था। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करें। प्री हिस्ट्री का पीरियड 26 लाख साल से, मनुष्य लाख पहले से मनुष्य ने अपना जीवन मनुष्य के रूप में जीना स्टार्ट किया, होमो सेपियंस सेपियंस के रूप में जीना स्टार्ट किया, और कैसे वो प्रज्ञ मानव बनता है, मतलब आदि मानव से होमो सेपियंस सेपियंस कैसे बनता है, उसकी कहानी है, वो आपको पढ़नी है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। पहले मनुष्य को खेती करना नहीं आता था, फिर मनुष्य ने पशुपालन करना सीखा, फिर उसने खेती करनी सीखी। इसी को पार्ट बना के पैलियोलिथिक एरा, मेसोलिथिक एरा और जो है नियोलिथिक एरा में बांटा हुआ है। थोड़ा सा क्लिष्ट है, पढ़ने में बहुत निरस्ता होती है, तो आप जो है कुछ किताबों को अवॉइड कीजिए। जैसे गाइड तो सारी छोड़ दीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी गाइड आपको नहीं लानी है। एक छोटी सी बुक आती है, करीबन 100 पेज की है, राइटर का नाम है DN झा, देवेंद्र नारायण झा। उन्होंने किताब लिखी है आउटलाइन ऑफ एंशिएंट इंडिया, भारत, प्राचीन भारत के इतिहास की रूपरेखा। 100-125 पेज की बुक है, उसमें बिल्कुल डिटेल में जैसे बच्चों को समझाते हैं वैसे समझाई हुई, बहुत अच्छी किताब है। वो किताब पढ़िए, एक ही सिटिंग में बैठ के आप उसको पढ़ सकते हैं। तो उससे आपको प्राचीन काल से लेके हर्षवर्धन के पीरियड तक की सारी घटनाएं समझ में आ जाएंगी सिलसिलेवार। फिर करीबन 2 या 3 बार वो किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी थीम्स क्या क्या हैं। तो एंशिएंट इंडिया के लिए मेरा जो सुझाव है वो DN झा की किताब है। यदि आपको ऐसा लगता है कि DN झा की किताब जो है आपके लिए इनसफिशिएंट है, आपको लग रहा है कि मुझे और भी आवश्यकता चीजें पढ़ने की, तो दूसरी रेकमेंडेबल बुक है, या तो DN झा पढ़ो या पुरानी एनसीईआरटी जो राम शरण शर्मा ने लिखी थी, बहुत ही बड़े विद्वान थे प्राचीन भारत के, जिन्होंने और भी फ्यूडलिज्म वगैरह पर काम किया हुआ है। उनकी किताबें अब आपको ओरिएंट ब्लैक स्वान से मिलेगी, जिसका नाम है प्रारंभिक भारतीय इतिहास या एंशिएंट इंडिया, RS शर्मा के नाम से। ओरिएंट ब्लैक स्वान से आप ले सकते हो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में है। बेहतरीन किताब है। या तो DN झा की किताब पढ़ लीजिए या RS शर्मा की कोई एक किताब। DN झा छोटी किताब है, उससे भी आधी RS शर्मा से। ठीक है, तो मोटी किताबें आपको नहीं पढ़नी। यहां तक हर्षवर्धन तक के पीरियड को आपको कवर करना है। अब दूसरी बात जो आपको एंशिएंट इंडिया में समझने की वो है कि कुछ लोग आर्ट एंड कल्चर को अलग से पढ़ते हैं। एंशिएंट इंडिया जब पढ़ोगे आप, तो कल्चरल एस्पेक्ट है हर पीरियड का, वो आपको साथ में देखना है। कल्चर में क्या पढ़ा जाता है, उस समय का धर्म कैसा था, उस समय का दर्शन फिलॉसफी कैसी थी, उस समय स्कल्पचर यानी शिल्प कैसा था, वास्तु कैसा था, पेंटिंग होती थी या नहीं होती थी, म्यूजिक के फील्ड में क्या क्या चीजें हुई, साइंस के फील्ड में क्या क्या चीजें हुई। तो ये जो सारी चीजें हैं वो सारी कल्चरल पार्ट के अंदर ऑलरेडी आती है, तो उसके लिए आपको अलग से कोई किताब पढ़नी नहीं, उसमें मैं बाद में आऊंगा। तो इसी के हर कालखंड का कल्चरल एस्पेक्ट आपको ज्यादा जोर देकर समझना है। फिर प्राचीन भारत में कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज है जो कि एग्जामिनर्स के लिए हमेशा जो है वो अट्रैक्शन रहा है, उसका आकर्षण, उनसे प्रश्न आते हैं। तो अब हिस्ट्री का महासागर है, उसमें कुछ चीजें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। जैसे कुछ पर्सनैलिटीज ले लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क और हर्षवर्धन। ये 5 पर्सनैलिटीज हैं, इनको तो आप अच्छे से करके जाइए। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे कि इन किताबों से आपको ढंग से समझ में नहीं आ रहा है तो आप विकिपीडिया से भी पढ़ सकते हैं उनके बारे में, लेकिन ये 5 पर्सनैलिटीज आपको जरूर कवर करके जानी है। इसके अलावा आपको जो चीजें इसमें समझने की है वो है कि हर पीरियड के आर्ट एंड कल्चर में क्या हुआ। जैसे अगर सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप पढ़ते हो, DN झा की किताब से पढ़ते हो या RS शर्मा की किताब से पढ़ते हो, तो उसकी टाउन प्लानिंग के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, उसके नगर नियोजन के बारे में, और उसने आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें लोगों को दी। उसके बाद जब वैदिक सभ्यता की बात होती है तो वैदिक साहित्य को आपको पढ़ना पड़ेगा, वैदिक लिटरेचर ये मस्ट है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेदांग, उपनिषद, ये सारे। ठीक है, उसके बाद में आपको जब बुद्धिज्म एरा में जब आओगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आओगे, तो बुद्ध धर्म को और जैन धर्म को जरूर पढ़ना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है बौद्ध धर्म पर पूछे गए हैं। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर उनके प्रवचनों से, उनकी कहानियों से, उनके दर्शन से क्या क्या उनका बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ना है। जैनिज्म थोड़ा सा उससे कम पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला पीरियड जो आता है वो है
मौर्य काल का। और मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ा बहुत पूछते हैं, बाकी अशोक ही पूछेंगे। और अशोक में भी अगर पूछा तो धम पूछेंगे, तो अशोक का धम मस्त है, उसको आप जरूर कर लीजिए ढंग से। उसके बाद में जो 200 ईसा पूर्व से लेके 300 एडी का 500 वर्ष का जो समय है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विदेशी कैसे भारत में आए और भारतीय बन गए। उसकी 3-4 घटनाएं हैं। कैसे हेलियोडोरस ने, जो विदेशी आदमी है, विष्णु भगवान की याद में गरुड़ ध्वज लगवाया। कैसे जो है मिनांडर मिलिंद जो है वो विदेशी है और आके बौद्ध बन गया। और कैसे जो है विदेशी कनिष्क जो है वो आके बौद्ध धर्म को प्रश्रय देता है, उसकी सारी कहानी। तो ये कल्चरल एस्पेक्ट है। इस समय तक आते आते पूरा भारत का इतिहास 3 भागों में बंट जाता है। उत्तर भारत का इतिहास, दक्कन यानी बीच के भारत का इतिहास, और दक्षिण यानी दक्षिण भारत का इतिहास। तो 3 धाराएं चलती रहती है। अंग्रेजों के आने तक ये 3 धाराओं में इतिहास सतत रूप से चलता रहता है। विंध्याचल से ऊपर का उत्तर भारत का इतिहास है। विंध्याचल से कृष्णा नदी के बीच का जो है वो दक्कन भारत का मोटे रूप में माना जाता है, यानी मिडिल इंडिया, पेनिनसुलर डेक्कन इंडिया। और उससे नीचे जो है कावेरी से नीचे और कृष्णा कावेरी से नीचे वाला जो पूरा है वो श्रीलंका तक का, उसे दक्षिण भारत का इतिहास कहते हैं। तो यहाँ तक आते आते अब आपको पिक करनी है चीजें। तो मौर्योत्तर काल में, मौर्यों तक तो सब चीजें मैंने आपको जो बताई वो देखनी है इन्हीं किताबों से। मौर्योत्तर काल में आपको कनिष्क के बारे में पढ़ना है, पुष्यमित्र शुंग इत्यादि के बारे में पढ़ना उत्तर भारत में। दक्कन भारत में सातवाहनों के बारे में पढ़ना है। 1-2 चीजें इसके बारे में पढ़नी है कि कौन कौन से राजा हुए, अपने माँ का नाम उन्होंने अपने नाम के साथ यूज किया, विदेशी यात्राएं करते थे वगैरह वगैरह। 2-4 बातें। और बिल्कुल दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में, रिमोट साउथ में आप जाओगे तो संगम काल है, संगम लिटरेचर जरूर पढ़ना है। संगम लिटरेचर अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर उसमें अगर अंग्रेजी आपको समझ में आती है, नहीं आती तो DN झा की किताब में अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उसको सिर पे नहीं लेना है। उसके बाद में गुप्तों का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। गुप्तों में 2 पर्सनैलिटी पे जरूर सवाल आपको याद रखने चाहिए, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उस समय का जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, इससे पहले मौर्योत्तर काल में भी कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, मूर्तियां बननी स्टार्ट हुई, मूर्ति कला के 3 संप्रदाय बने। मूर्तियों को रखने के लिए गुप्त काल में मंदिर बनने लगे और मंदिरों का स्थापत्य के बारे में पूछा जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न, उस समय कल्चरल क्या क्या प्रोग्रेस हुई, साइंस में आर्यभट्ट, वराहमिहिर वगैरह आए, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन 2 पर्सनैलिटीज आपको ठीक से पढ़ के जानी, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त काल के बाद में अगला सीधा टॉपिक जो आएगा वो हर्षवर्धन के काल का आएगा। जब उत्तर भारत में गुप्तों का शासन था, दक्कन भारत में वाकाटक थे, उन पे कोई प्रश्न नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। और उससे नीचे जो है साउथ इंडिया में उस समय शासन था पल्लवों का, तो पल्लव आपको आगे करने। ठीक है, फिर हर्षवर्धन उत्तर भारत में आ जाता है गुप्तों के काल में। उत्तर भारत में एक पार्ट आपको हर्षवर्धन का करना है। हर्षवर्धन ने क्या क्या किया, उसके समय में ह्वेनसांग आया, उसके समय में जो है बाणभट्ट क्या लिखता है, उसने धर्म को कैसे आगे बढ़ाया। दक्कन भारत में इसी समय चालुक्य थे, तो कुछ बातें चालुक्यों के बारे में पढ़ सकते हो। उनकी राजधानी ऐहोल थी, मंदिरों का नगर था। 2-4 लाइनें आपको उसके लिए पढ़नी है। और दक्षिण भारत में आप जाओगे, अगेन पल्लव है। पल्लवों के अलग अलग राजा थे, महाबलीपुरम कैसे बना, कैसे कैसे उन्होंने मंदिर बनाए, जो है ना सप्त पैगोडा कैसे बनाए, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। हर्षवर्धन तक ये माना जाता है कि प्राचीन भारत समाप्त हो गया। प्राचीन भारत इसलिए समाप्त नहीं हो जाता है कि भारत में तुर्क आ जाते हैं, मुस्लिम आ जाते हैं। प्राचीन भारत इसलिए खत्म हो जाता है कि एक पूरी जो युग की प्रवृत्ति है, टेंडेंसी ऑफ द पीरियड है, वो समाप्त हो जाती है। अब सामंतवाद का काल आता है और यहां से मिडिवल इंडिया स्टार्ट हो जाता है। तो हर्षवर्धन के काल से लेके और भारत में मुसलमानों के आगमन, तुर्कों के, ये 500 वर्ष का पीरियड है। इसको लोग अवॉइड करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी, एक तो मंदिर निर्माण देखना है आपको, इसके अलावा आपको इस समय की कल्चरल प्रोग्रेस देखनी है कि भोज परमार ने क्या किया, ठीक है, शंकराचार्य आए, उन्होंने क्या किया, किस किस तरह से हर एक राजा का कल्चरल कंट्रीब्यूशन है। 2-2 लाइन की चीजें आती है उसके अंदर। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा किताबों में नहीं भटकने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें जो है आपको सतीश चंद्रा की मिडिवल इंडिया में मिल जाएगी। अब यहां से मिडिवल इंडिया स्टार्ट हो जाता है। सतीश चंद्रा भी वही राइटर हैं जिन्होंने पहले एनसीईआरटी की बुक्स लिखी थी। अब नई बुक्स आ गई हैं, वो बाद में देखेंगे। पहले आपको इतिहास को समझने के लिए सतीश चंद्रा की बुक अभी ओरिएंट ब्लैक स्वान से ही आती है, जिससे आर शर्मा की बुक आती है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। करीबन 250-250 पेज की बुक है। इसमें 2 पार्ट में बटा हुआ है मध्यकालीन भारत। एक है दिल्ली सल्तनत का पीरियड, दूसरा है मुगल काल। तो लगभग 1000 से लेके और 1707 का पीरियड है। और ये पूरी पुस्तक जो है वो गागर में सागर है। इस किताब के अलावा भी एक और किताब है हिंदी मीडियम वालों के लिए, अगर चाहो तो आप पढ़ सकते हो। वो है मध्यकालीन भारत, इम्तियाज अहमद की। वो भी करीबन 300 पेज, 250-300 पेज की बुक है, लेकिन हिंदी में लिखी हुई है। वो भी आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो। आपको पूरी इतिहास की श्रृंखला समझ में आ जाएगी। लेकिन अब इसमें पढ़ना क्या है, सतीश चंद्रा की बुक जो है वो 750 से लेके 1000 तक के पीरियड को पहले चैप्टर में डील करती है। बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है, उसको आप ढंग से पढ़िए तो आपको उस युग की प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। इस पीरियड का जो
इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शंकराचार्य के बारे में बताया, मंदिरों के बारे में बताया और भक्ति वगैरह कैसे स्टार्ट हुई उसके बारे में। और इस समय का एक यात्री जिसका नाम है अल बरूनी, उस पर जरूर प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट माना गया है। पॉलिटिकल अटैक वटैक हुए उस पर कोई ज्यादा प्रश्न आज तक नहीं पूछे गए हैं, और पूछे जाते हैं तो अवॉइड कर दो, आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे। नॉन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीजें याद करना बहुत ही मुश्किल है, तो इन चीजों को अवॉइड कीजिए, तभी आप हिस्ट्री को कवर कर पाएंगे। फिर दिल्ली सल्तनत का पीरियड स्टार्ट होता है। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे, इनमें पहला गुलाम वंश है, इसके बारे में, उसके बाद में खिलजी राजवंश है, इसके बारे में तुगलक है, फिर सैयद है, फिर लोधी है। अब अगर आपसे बात करें गुलाम वंश के बारे में तो 2 या 3 राजाओं के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है इल्तुतमिश के बारे में, फिर पढ़ना है बलबन के बारे में। खिलजी वंश में केवल अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है। तुगलक में फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों पढ़ने हैं। सैयद वंश में कुछ भी नहीं पढ़ना है। और लोधियों के पीरियड में केवल लोधियों का राजत्व का सिद्धांत पढ़ना है कि वो कैसे ट्राइबल लोग थे और बहलोल लोधी ने क्या थोड़ा बहुत कुछ किया, जौनपुर वगैरह को हड़प लिया। कोई ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। इस समय और भी प्रांत डेवलप हो रहे थे, उन पे जनरली सवाल नहीं आते। इस पीरियड में दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है 1206 से लेके 1526 तक का, इसमें ज्यादातर कल्चरल एस्पेक्ट पूछे जाएंगे। भक्ति पूछा जाएगा, सूफी पूछा जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक पूछा जाएगा। तो 3 चीजें आपको ढंग से पढ़नी है। सतीश चंद्रा मिल जाएगी, इम्तियाज अहमद में भी आपको मिल जाएंगी। फिर मुगल पीरियड स्टार्ट होता है। मुगल पीरियड में 5 मुगल बड़े बड़े शासक हैं, उनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। बाबर है, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक बाबरी, वो जरूर उस पर पूछा जाता है, उसका जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उन्होंने युद्ध वगैरह क्या की, ज्यादा नहीं पूछा है। हुमायूं पे जनरली कोई सवाल नहीं आता। फिर अकबर, जिस तरह से प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शासक अशोक है, वैसे ही मध्यकालीन भारत का शासक अकबर है। अकबर बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ढंग से पढ़िए। सतीश चंद्रा पढ़ते हो तो उससे पढ़ लीजिए, अगर हिंदी मीडियम में आपको पढ़ने तो इम्तियाज अहमद। सतीश चंद्रा हिंदी में भी है, पहली चॉइस सतीश चंद्रा, क्योंकि उससे यूपीएससी प्रश्न उठाती रही है। अकबर के बाद में जहांगीर पे ज्यादातर प्रश्न नहीं पूछे जाते, फिर आपको शाहजहां पर प्रश्न पढ़ने हैं और लास्ट में फिर औरंगजेब को। इनमें भी आपको कल्चरल एस्पेक्ट पढ़ना है। मुगलों ने क्या क्या बनवाया, क्या क्या पेंटिंग्स करवाई जो पहले टाइम में नहीं चली थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी कैसे बनी, भक्ति कैसे आगे बढ़ी, सूफी कैसे आगे बढ़ा, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। सारी कहानियां लड़ाइयां वड़ाइयां नहीं पढ़नी है। थोड़ी बहुत अगर आपको विजय पढ़नी है तो अकबर की विजय आपको पढ़नी पड़ेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो मध्यकालीन भारत जितना देखने में बड़ा उतना बड़ा है नहीं। अब आ जाइए आप आधुनिक काल में। आधुनिक काल में के लिए आपको जो किताब पढ़नी है वो भी पुरानी एनसीईआरटी विपिन चंद्रा ने लिखी, मॉडर्न इंडिया। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, विपिन चंद्रा आधुनिक भारत के सबसे बड़े इतिहासकारों में से एक रहे हैं और उन्होंने एनसीईआरटी की पुरानी किताब लिखी जो अभी भी ओरिएंट ब्लैक स्वान से आती है। वो एक तरह से मॉडर्न इंडिया की बाइबल है। वो किताब मैंने कम से कम 100 बार पढ़ी होगी और अभी भी मैं पढ़ूंगा तो उसमें मुझे उसमें से नई चीज देखने को मिलती है। तो एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ के आप किताब नहीं कर पाएंगे। और मैंने हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स लिए ऑप्शनल के अंदर, ठीक है, 370 380 600 में से, ठीक है। और हमारे साथ ही एक जने और थे जो सेम किताब 399 तक नंबर आ रखे हैं। तो आप ये इन किताबों को ये कह के कि ये किताबें जो है पुरानी है और इनमें तो कुछ खास नहीं है, आपको ये किताबें तब समझ में आएगी जब आप इसकी मेंटल चर्निंग करेंगे, इसका मंथन करेंगे। तो बहुत अच्छी किताब है, शुरू से लेके आखिर तक दी हुई है, वो भारत की आजादी तक। इन्हीं राइटर्स की हिंदी इंग्लिश दोनों में आती बुक। एक और किताब है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। तो वो किताब भी अलग से विपिन चंद्रा की आती है, वो बिल्कुल नोवेल के जैसे। इंग्लिश मीडियम में वो पेंगुइन छापता है उसको, हिंदी मीडियम में हिंदी माध्यम क्रियान्वयन जो है वो छापता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। वो किताब भी आपको मस्ट पढ़नी है। तो कुल मिला के प्राचीन भारत की 1 किताब, मध्यकालीन की 1, मॉडर्न की 2 किताबें, ये आपको 4 किताबें बेस बना के पढ़नी है। और इस किताब को एक एक पैरा को आपको समझना है उसमें कौन सा थॉट आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में जो 1947 से लेके 1964 तक का जो पीरियड है वो इग्नू की एक बुकलेट है जो आपको पीछे नजर आ रही है। वो आपको इग्नू का ई कंटेंट से करके ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको हिस्ट्री बीए का जब आप सिलेबस करोगे तो एक बुकलेट आपको मिलेगी, वो आप पढ़ सकते हो। उससे आपका ये वाला पीरियड हो जाएगा कि भारत में कैसे 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए, भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसे एग्जिस्टेंस में आई, भारत ने डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किए, ठीक है। ये सारी भारत ने कौन कौन से वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की, वो सारी बातें इसमें दी हुई है। इसके अलावा मेंस में जो चीजें वो आगे बताई जाएगी। प्री के लिए आपको यही किताबें पढ़नी है, बारंबार पढ़नी है। अब इसके अलावा कुछ ऐसी किताबें हैं जिनसे यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है, वो अभी की नई की एनसीईआरटी है। उनमें आपको मैं 6 से लेकर 12 तक बताता हूं कौन कौन से चैप्टर आपको इसमें
पढ़ने हैं। 6 से लेके 8 तक की किताबें आवर पास्ट के नाम से आती है, हमारे अतीत के नाम से आती है। छठी क्लास की जो किताब है, 6th क्लास की जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक है, इसमें चीजें ऐसे बता रखी है जैसे आपने हिस्ट्री पूरी पढ़ ली और अब उसको आपको जो है फ्रेगमेंट्स में कैसी चीजें उठानी है। तो हिस्ट्री क्या है, कैसे है, किस तरह समाधान किया जाए, ऐसी बातें दे रखी है, लेकिन वो ज्यादा काम की नहीं है। इसमें जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं उसमें पहला चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो 6 नंबर चैप्टर है। 6 नंबर चैप्टर में किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिकन, उस समय के कैसे किस किस तरह से राजा रजवाड़े अस्तित्व में आए उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में 7वां चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यू क्वेश्चन और आइडियाज, ये बताता है कि उस समय कैसे लोगों की वैचारिक क्रांति हुई। और 8वां प्रश्न जो चैप्टर है वो अशोक पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ढंग से करके जाना है। इसके बाद में सीधा अगर आप आगे आओगे तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है 11th और 12th नाम का चैप्टर है, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो केवल ये चैप्टर 6th क्लास के आपको देखने हैं। जिस तरह 6th क्लास की बुक एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है, मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ा है वो करना है। फिर 7th क्लास की बुक है मिडिवल इंडिया से। मिडिवल इंडिया में भी इन्होंने क्या है कुछ टॉपिक उठाए हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो वो भी आपको यहां पर रिफर करने हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको चैप्टर वाइज बताता हूं। तो 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में आपको जो चैप्टर देखना है, इसमें तीसरा चैप्टर है दिल्ली सल्तनत पर, वो आपको करना है। चौथा चैप्टर जो है वो मुगल्स पर है, वो आपको करना है। 8वां चैप्टर जो है डिवोशनल पाथ यानी भक्ति और सूफी पर है, वो आपको जरूर करना है। और 12वां चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको करना है। फिर आते हैं 8th क्लास की बुक पर। 8th क्लास की बुक पूरी किताब इंपॉर्टेंट है, कैसे अंग्रेज आए, कैसे वो ट्रेड करते करते टेरिटोरियल पावर बने, भारत में कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की, उनके खिलाफ कैसे कैसे आंदोलन हुए। देखिए एक बात समझिए, 8th क्लास की बुक मॉडर्न इंडिया से है, 7th क्लास की मिडिवल इंडिया से, 6th क्लास की एंशिएंट इंडिया से। ये इंपॉर्टेंट जो है ना थीम्स को उठा रही है, सिलसिलेवार नहीं है। लेकिन 8th क्लास की बुक चूंकि नेशनल मूवमेंट हमारे सिलेबस में दे रखा है, तो जब आप विपिन चंद्रा की किताब पढ़ लो 5-7 बार, उसके बाद ही ये किताब आपको पढ़नी है, तब आपको इसमें से नए इंसाइट्स मिलेंगे, फोटोज मिलेंगे, तो आपको चीजें रिलेट कर पाओगे। अगर डायरेक्ट इसमें हाथ डालोगे तो आपको ज्यादा समझ में चीजें नहीं आएंगी। रट्टा मार के यूपीएससी का एग्जाम या स्टेट पीसीएस का एग्जाम नहीं निकलता है। अब चलते हैं 9th और 10th में। 9th और 10th की किताबें में 9th की बुक ज्यादातर जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 9th क्लास की पूरी बुक साइड में रख सकते हो, मेंस में जब होगा तो मैं बताऊंगा इसमें क्या पढ़ना है। 10th वाले में भी एक चैप्टर है, 3rd नंबर चैप्टर भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, वो आपको पढ़ना है। 11th क्लास की बुक जो है थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे सिलेबस प्री में नहीं है, उसको साइड में रख दी। फिर आ जाइए 12वीं क्लास। 12वीं क्लास में थीम्स ऑफ हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं जो आपको 3 बुक्स में मिलेंगे, वो एक साथ आपको लेनी है और उसको मैं एक एक करके बताता हूँ। वो चैप्टर वाइज भी ऐसे ही हैं कि कुल मिला के जो है किसी में 5 चैप्टर हैं, किसी में 4 चैप्टर हैं, किसी में 6 चैप्टर हैं वैसे। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। 11th क्लास को आप साइड में रख दी। 12वीं क्लास में आपको जो पढ़ना है, जब आपने विपिन चंद्रा की किताबें, सतीश चंद्र की किताबें और डीएन झा की किताबें पढ़ ली होंगी 3 से 4 या 5 बार, और आपको हिस्ट्री समझ में मोटा मोटी आ गई होंगी, उसके बाद में आपको 12th क्लास की तीनों किताबों को पढ़ना है। उन्होंने भी वही टॉपिक उठाए हैं जो 6ठी, 7वीं, 8वीं के थे, थोड़े से हायर लेवल पे। प्राचीन भारत में कैसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता में क्या विशेष चीज़ें होती थी, अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म के अंदर क्या क्या आया, गुप्तों ने कैसे एम्पायर को बनाया, उन पर एक एक थीम बनाकर पहले पार्ट में दिया गया। मिडिवल इंडिया के अंदर वैसे तुर्कों के समय में क्या हुआ, मुगलों के समय में क्या क्या हुआ, रीजनल एम्पायर कैसे बने, विजयनगर साम्राज्य में क्या हुआ, बहमनी साम्राज्य में, ये मिडिवल इंडिया सेकंड पार्ट है 12वीं क्लास में, सेकंड पुस्तक। और 3rd जो है मॉडर्न इंडिया, वही जो 8th क्लास की बुक में दे रखा है। तो ये हायर लेवल में है, बाद में पढ़ना है, मस्ट बुक है, आपको करना है, क्योंकि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में जो है लोग अलग से पढ़ते हैं। इसमें एक बुक आती है जो बहुत पॉपुलर है, नितिन सिंघानिया की। अब ये किताब अगर देखोगे, हालांकि इसमें बुक्स में काफ़ी टेबल्स वगैरह दे रखी हैं और चीज़ें बहुत ही सिलसिले से दे रखी हैं। ये भी 1000 से ज़्यादा पेज की बुक है और ये किताब कृपया मत पढ़िए। नितिन सिंघानिया जी ने बहुत अच्छी किताब लिखी होगी, बेशक बहुत अच्छे राइटर होंगे, वो खुद भी सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है, मेरे से जूनियर हैं, लेकिन ये किताब जो है ना 1000 पेज की किताब पढ़कर आप जो है ना आर्ट एंड कल्चर नहीं कर पाएंगे। फिर आपकी जो है ना आपकी पढ़ने की साइंटिफिक अप्रोच नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें ही आप उलझ के रह जाएंगे। तो आर्ट एंड कल्चर में वही चीज़ें पढ़नी जो आप हिस्ट्री में अब तक पढ़ते आए। इसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ें देखनी है, अब जैसे मान लो, देखिए क्या आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले क्या आता है, रिलीजन आता है। रिलीजन आपने बौद्ध धर्म कर लिया, वैदिक रिलीजन कर लिया, जैनिज्म कर लिया, इस्लाम रिलीजन कर लिया, सूफी कर लिया, भक्ति कर लिया, तब आपको अलग से कोई किताब नहीं पढ़नी, वो आपकी ऑलरेडी हिस्ट्री में हो चुकी। फिर आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो आर्किटेक्चर, हर पीरियड का आर्किटेक्चर हमने पढ़ लिया हिस्ट्री के अंदर, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। म्यूजिक का डेवलपमेंट भी चैप्टर्स के साथ में आ रखा है, तो अलग से कोई चीज़ आपको पढ़ने की एज सच आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ डांसेस पे क्वेश्चन आ जाता है, कुछ नई चीज़ें आ जाती है। तो आर्ट में ज़्यादातर वो चीज़ें पूछी जाती है जो कभी ना कभी अभी करंट में किसी न किसी घटनाक्रम में रही हो, तो उन 2 सालों में तो एक तो उन पे कई बार प्रश्न आते हैं, वो मैंने देखे हैं।
सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे, रिलीजन में, सेकंड नंबर पे आर्किटेक्चर, दोनों हिस्ट्री की बुक्स में दिए हुए हैं। उसके लिए आपको नितिन सिंघानिया की मोटी किताब नहीं पढ़नी है। अगर आपको फिर भी डांसेस वगैरह के बारे में कुछ चीजें पढ़नी है तो CCRT की वेबसाइट पे आपको, या उसकी PDF आपको कहीं से मिल जाएगी, वो पढ़ लीजिए। उसमें शॉर्ट में चीजें दी हुई आपको मिल जाएगी। लेकिन UPSC आर्ट एंड कल्चर में जो क्वेश्चन सीधे उठाता है वो 11th क्लास की आर्ट एंड कल्चर की बुक से, जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें से उठाता है। तो ये किताब भी आपको जरूर पढ़नी है। ये एक तरह का रिपीटेशन है, जो चीजें आपने पहले पढ़ी वही चीजें आपको आर्ट एंड कल्चर में अलग से देखने को मिलेगी। आर्ट की बातें इसमें दे रखी है। तो हिस्ट्री और कल्चर में यही चीजें पढ़ लीजिए। मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, बुक्स बता दिए हैं, कैसे आपको सिलसिलेवार चलना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर 100 प्रश्न आते हैं और उसमें से 10 प्रश्न आर्ट एंड हिस्ट्री एंड कल्चर के आते हैं तो उसमें से आप 7 से 8 जो है आराम से कर सकते हैं। उतना ही हमें करना है। उन 2-3 सवाल जो कि बहुत जटिल है उनके पीछे मत भागिए। जैसे रान्यो अशोक के बारे में एक टॉपिक आया पिछले से पिछली बार UPSC प्री में, अब वो उपेंद्र सिंह की बुक है। उपेंद्र सिंह की किताब जो है बहुत अच्छी किताब है, वो मनमोहन सिंह की डॉटर हैं और उन्होंने वाकई में बहुत लाजवाब किताब लिखी। लेकिन वो किताब आप पढ़ के और एक प्रश्न के लिए अगर आप पढ़ोगे तो फिर बाकी की तैयारी का क्या होगा, तो उसमें मत घुसिए। वो ऑप्शनल वालों को समझ में नहीं आती, मतलब उस तरह की लिखी हुई किताब है। फिर एक सब्यसाची भट्टाचार्य की बुक आती है मॉडर्न इंडिया की, वो किताब भी चाहो तो आप विपिन चंद्रा के अलावा पढ़ सकते हो, लेकिन उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, विपिन चंद्रा अपने आप में सफिशिएंट है। तो उन किताबों में कृपया मत घुसिए, यही किताबें कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।